आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर है। पहली वीडियो आपके सामने मैं रख चुका हूँ। यह उसमें बचे हुए शेष भाग पार्ट 2 के रूप में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसमें आपको मैं अनुच्छेद 46 से लेकर 51 तक के बारे में बताऊँगा, क्या है, कौन सा विषय इसमें वर्णित है। आइए, अनुच्छेद 46 में क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 46 में प्रावधान दिया गया है कि राज्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को, समाज के, यहां देखें, समाज के कमजोर या दुर्बल वर्ग के लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा, विशेष रूप से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति लोगों को, यानी समाज के कमजोर वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लोगों को सुरक्षा प्रदान करें ताकि उनके साथ न्याय हो सके, ऐसा राज्य से अपेक्षा दे। ध्यान रखें, पीछे वीडियो बता चुके हैं कि राज्य का आशय वही है जो अनुच्छेद 12 में पढ़े, वही 36 में भी बताए हैं आपको। लेकिन यहाँ पर पुनः, चाहे वो संसद हो, चाहे केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल हो, राज्य सरकार, चाहे स्थानीय सरकार हो, स्थानीय निकाय हो, लोकल गवर्नमेंट हो, ये सब राज्य की श्रेणी में आते हैं। राज्य का मतलब केवल आप स्टेट से नहीं लगाएंगे, एक व्यापक संदर्भ में संविधान में लगाएंगे। तो अनुच्छेद 46 में प्रावधान है। अब जरा देखिए अनुच्छेद 47 में क्या है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार और जीवन स्तर में वृद्धि, यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार कौन से कार्यक्रम कराएंगे, लोगों के पोषाहार तथा जीवन स्तर में वृद्धि हेतु राज्य आवश्यक कदम उठाएगा। यानी राज्य लोगों के पोषाहार जीवन स्तर में वृद्धि हेतु आवश्यक कदम आएगा। यहां पर देखें, पोषाहार और जीवन स्तर में वृद्धि हेतु राज्य आवश्यक कदम उठाएगा। इसके लिए राज्य क्या करेगा, औषधि प्रयोजन को छोड़कर सभी मादक पदार्थों और नशीली दवाइयों पर राज्य प्रतिबंध लगाएगा। यानी दवा के रूप में छोड़कर सभी मादक पदार्थों और नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध लगाएगा। यानी तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, इस प्रतिबंध की बात की गई है। लेकिन यहाँ पर राज्य का डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ राज्य बंद करने की बात करता है ताकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो चुके, दूसरे तरफ राज्य नए नए लाइसेंस जारी करता है। लेकिन एज दी कंपटीटर आपको जानना है कि लोगों के पोषाहार जीवन स्तर में वृद्धि की बात किस अनुच्छेद में की गई है और किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मादक पदार्थों पर, नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। आप बताएंगे अनुच्छेद 47 में। आइए अनुच्छेद 48 क्या है, जरा उसको देखते हैं। अनुच्छेद 48 इसमें है, राज्य कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। कृषि तथा पशुपालन यानी वैज्ञानिक ढंग से कृषि और पशुपालन कैसे होगा, राज्य इसको बढ़ावा देगा। तो वैज्ञानिक ढंग से कृषि और पशुपालन के बढ़ावा देने हेतु राज्य आवश्यक कदम उठाएगा। जैसे दुधार नस्ल की गाय है, उन्नत की किसानों को बीज उपलब्ध कराना ताकि किसानों को भी जीवन में वृद्धि हो सके, श्री हो सके, और गायों के गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना। इस सारे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से चरितार्थ है कि कृषि और पशुपालन के विकास के लिए राज्य हर संभव नागरिकों को मदद देगा। इसी में अनुच्छेद एक है 48 क। जरा अनुच्छेद 48 का क्या है। इस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। इसमें पर्यावरण
के बारे में प्रावधान दिया गया। क्या पर्यावरण के बारे में प्रावधान दिया गया, जरा ये देखिए। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा की बात की गई है। यानी राज्य पर्यावरण के क्या करेगा, संरक्षण तथा संवर्धन करेगा और वन्य जीवों को, वन जो जीव हैं उनकी सुरक्षा करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज एक ग्लोबल प्रॉब्लम हो गया है एनवायरमेंट, प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। अभी आप दिल्ली में देखिए और जगह देखिए कैसे पोल्यूशन हो रहे हैं। कुछ लोग प्रणाली को लेकर, कुछ लोग और जो है किसी न किसी कारण से इतना प्रदूषण बढ़ रहा है जिसको लेकर ये ग्लोबल चेतना, अवेयरनेस की जरूरत है। और हमने क्या किया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में अवधारणा दिया कि अगर चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार क्या करे, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए उपाय करे। यह केवल उन्हीं की नहीं जिम्मेदारी, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि वृक्ष को अधिक से अधिक लगाएं, वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने, प्रोडक्शन जब तक नहीं देंगे तब तक पर्यावरण संतुलित मात्रा में नहीं है। यही लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है जिससे लोगों का जीवन स्तर सुखमय और बन सके। जो है ये ध्यान रखें कि पर्यावरण की सुरक्षा और संवर्धन की बात ये मूल संविधान में नहीं था, इसे 46वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 ये क्या है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 में बड़ी ही स्पष्ट बात कही गई है। क्या? राज्य कलात्मक महत्व के, कलात्मक महत्व के स्थलों, स्मारकों, भवनों को सुरक्षा प्रदान करेगा, सिक्योरिटी प्रदान करेगा। कलात्मक महत्व के स्थल, भवन, स्मारकों की सुरक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है। जैसे उदाहरण के लिए कलात्मक महत्व के स्थल आपका सारनाथ है, भवन लाल किला है, स्मारक या कोई और भी चीज को आपको देखना है तो ताजमहल है। इसकी सुरक्षा, सिक्योरिटी प्रदान करना केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। ये महत्व के स्थल, भवन, स्मारक है। आइए अनुच्छेद 50 क्या है, जरा 50 को देखिए। अनुच्छेद 50 में कौन से प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 में कहा गया है, कौन सी बात कहेगी? लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करता है। यानी यह अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं में, यानी अनुच्छेद जो 50 है यह राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका, ध्यान दीजिए, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण करता है, यानी कोई किसी के कार्यों में दखल नहीं देगा। यही पृथकीकरण करता है, अलग करता है, डिसेंट्रलाइज करता है। लोक सेवाओं में पब्लिक के बीच जो सर्विसेज है वह कहीं कोई अंतर को स्पष्ट कर दिया गया है, एक दूसरे के कार्यों में दखल नहीं दिया जाएगा। यह बात कही गई है अनुच्छेद 50 में। आइए अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 के बाद अनुच्छेद 51, 51 में क्या कहा गया है जरा देखिए। 51 एक ऐसा अनुच्छेद है कि अगर इसको देखें तो हम केवल अपनी लोक कल्याण की बात नहीं करते हैं बल्कि विश्व कल्याण की बात करते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है इनमें से
यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन सा अनुच्छेद वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है? तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित आर्टिकल 51 है। 51 है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या व्यवस्था दी गई है जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि की बात करता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा में अभिवृद्धि की बात इसमें की गई है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है। और दूसरे तरह से देखेंगे तो यही भारत की विदेश नीति भी है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद को हम शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करेंगे। हमारा विदेश नीति का हिस्सा है। अगर जरूरत पड़ी तो हम मध्यस्थता के द्वारा हम सुलझाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा थ्योरी है युद्धसिज्म नहीं बुद्धसिज्म। हम बुद्ध के मार्ग से अहिंसा परमो धर्म में विश्वास करते हैं। चाहे देश हो या विदेश हो, विश्व में कहीं भी अगर कोई बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पीस की बात हम करते हैं कि पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे। इसलिए इस अनुच्छेद की इंपॉर्टेंस औरों से बेहतर हो जाती है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में केवल हम अपने देश की ही बात नहीं करते हैं बल्कि पूरे विश्व बिरादरी की शांति और पीस की बात करते हैं। आइए अब जरा देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कुछ अनुच्छेद जो है वो गांधीवादी तत्वों से प्रभावित हैं और कुछ अनुच्छेद जो है समाजवादी से प्रभावित हैं। तो कौन कौन से अनुच्छेद है जो गांधीवादी से है और कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो समाजवाद से प्रभावित है? आइए जरा आपको बोर्ड पर दिखाते हैं। तो आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व के कुछ अनुच्छेदों को जरा देखिए। पहले गांधीवादी और दूसरे में आप देख सकते हैं तो समाजवादी। ये कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो गांधीवाद से प्रभावित है? तो पहला आप देखेंगे तो अनुच्छेद 40 गांधी जी के विचारधारा से है, क्योंकि इसमें पंचायत राज का वर्णन है, पंचायतों के बाद वर्णन किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद आप 43 में कामगारों की बात की गई है, लघु उद्योग की बात की गई है, कुटीर उद्योग की बात की गई है, इसलिए गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। इसके बाद अनुच्छेद 43 ख, इसमें सहकारी समितियों के उन्नयन की बात की गई है, तो यह भी गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। फिर अनुच्छेद 46 अभी आपको पढ़ाए हैं। अनुच्छेद 46 क्यों? क्योंकि समाज के कमजोर वर्गों को, दुर्बल वर्गों को, विशेष रूप से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लोगों को सिक्योरिटी और सुरक्षा प्रदान करता है। यही गांधी जी की विचारधारा थी कि जो सबसे कमजोर तबका है उसका भी कल्याण हो, उसका भी उत्थान हो, ताकि वो भी मूल स्ट्रीम में आ सके। आइए इसके बाद अनुच्छेद 48 अभी आपको पढ़ाएं, कृषि और पशुपालन को विकास। गांधी जी कृषि के तरफ, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि और पशुपालन के विकास पर अपना जोर देते थे। तो ये भी 48 देखिए। अनुच्छेद 47 भी गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। क्यों? क्योंकि लोगों के पोषाहार जीवन स्तर में वृद्धि की बात करता है। लोगों के अधिक से अधिक पौष्टिक आहार मिले, गरीब निर्धन सबको अनाज मिले, इसी तरह से खाद्यान्न सुरक्षा योजना का निर्माण किया गया। गांधी जी का सपना क्या था कि गांव में या गरीबों में वह मिनिमम आवश्यक सुविधा पहुंचे, जिससे वहां की लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे और भारत एक समृद्धशाली देश के रूप में स्थापित हो सके। आइए जरा इस समाजवादी में देखते हैं कि समाजवादी में कौन कौन अनुच्छेद है। तो समाजवाद का आशय क्या है? अनुच्छेद 38 इस समाजवादी अवधारणा से प्रभावित है। अनुच्छेद 38 इसी तरह से
अनुच्छेद 39 इस समाजवादी अवधारणा से प्रभावित है अनुच्छेद। इसी प्रकार से अनुच्छेद 41, 41 ये भी समाजवादी अवधारणा से अप्रभावित है। अनुच्छेद 42 ये भी समाजवादी अवधारणा से प्रभावित है। अनुच्छेद 43 ये भी समाजवादी अवधारणा से प्रभावित है। और अनुच्छेद 43 को समाजवादी और अनुच्छेद 47 इस समाजवादी अवधारणा से प्रभावित है। कुछ अनुच्छेद जो है जो उदारवादी अवधारणा है, तो जब उदारवादी पूछा जाएगा कि उदारवादी धारणा से कौन सा अनुच्छेद प्रभावित है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51। अभी आपको बताए हैं 50 यह अनुच्छेद लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करता है। अनुच्छेद 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति में और सुरक्षा में अभिवृद्धि की बात करता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कैसे हो, यह अनुच्छेद वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर आधारित है। तो यह उदारवाद का नमूना है। इस प्रकार आपसे कहीं से कोई पूछा जाएगा कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से, कौन सा अनुच्छेद समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है, तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा अनुच्छेद 40 को, अनुच्छेद 47 को और अनुच्छेद 46 को, यानी 40, 46 और 47 ज्यादा से ज्यादा बार पूछा गया है। और उसके बाद अनुच्छेद 51 को, चूंकि यह उदारवादी अवधारणा से है कि हम केवल अपने ही लोक कल्याण की बात नहीं करते हैं, बल्कि पूरे जनमानस विश्व में कहीं भी किसी वसुधा पर निवास करने वाला हो, सबके लोक कल्याण की बात करते हैं। ये हमारी भारत की विदेश नीति है, ये हमारे राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। इस तरह से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पूरी अनुच्छेद व्यवस्थित क्रम में मैंने आपको समझाया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच